दोस्तों तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। ये हमारा ध्येय आईएएस का 4 नंबर टेस्ट पेपर है। अभी तक हमने इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख लिए। दृष्टि का हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया, 5th हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते चलें। और इंग्लिश ट्रांसलेशन ये एक ही तरफ पूरा दे दिया है, तो इसको आप देख लो पहले 1 से लेके 4 तक। ये आपका 4 नंबर तक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद में ये 5th से फिर हिंदी वाला हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो जो लोग भी, और इसका आंसर की पीडीएफ मैं सेंड करती हूँ, तो वहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर लेना, ओके। तो ये हमारा 8 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। ये 4 एक्ट दिए गए हैं। मैं ज़्यादातर आपको पता है कि क्वेश्चन बताती हूँ, सारे फैक्ट नहीं बताती, तो आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। अगर बात करें तो जो आपका 1773 यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। 1835 का है, 1858, 1861 का और 1892 का, ठीक है। तो देखो, हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये अधिनियम आते तो हैं, पर वहाँ बहुत डिटेल में अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर याद करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये, और इस तरीके से क्वेश्चन फैक्ट के आते हैं, आपने देखा ही है पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पूछा है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं? इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी, है ना। तो कह रहे हैं कि उसके शासन को यहाँ से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, पूरी कंपनी को नहीं, यहाँ से इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन ला गया था। और इसके बाद में कह रहे हैं कि इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। तो डिटेल में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, अच्छे से इसको पढ़ना। आंसर की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। सेकेंड, संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। थर्ड है, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप का नियुक्त किया गया था। या डी, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। हमें यहाँ पर ये कथन दिए, मतलब इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। अब बताना कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं और कितने ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल गलत हैं। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर SC मुखर्जी तथा VT कृष्णमाचारी चुने गए थे, है ना। जबकि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल सेकेंड को हटा दें तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। यानी संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया, तो ये जो कह रहे हैं तो गलत है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के मुहर के रूप में अपनाया गया था, ना कि कमल को। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कौन संविधान सभा? थर्ड, यह बहुदलीय संरचना थी। एंड 4, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो नीचे दिए गए कोर्स से हमें सही उत्तर का चयन करना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन हमारे सत्य हैं, ताकि आपको सही आंसर मिल सके, ठीक है। पहली बात, स्वतंत्र अधिनियम जो संविधान सभा है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं हुआ था। राज्यों की प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो अगर आप इस ऑप्शन को कट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये उस समय वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ था। और संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। संविधान सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियां गठित, मतलब और सारे ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट अगर गलत हुआ तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, और केवल ये तो होंगे नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। सेकेंड, जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब कैसा ही फैक्ट है, अगर कोई नया एस्पायरेंट जुड़ रहा है तो उसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। देखो, पहले क्या था कि जो संविधान सभा थी वो दोनों काम करती थी, दोनों का मतलब विधायिका का भी काम करती थी और आपके मतलब और जब ये संविधान का गठन करती थी, जो संविधान की चीज़ें होती थी वहाँ की बैठक करती थी संविधान सभा के रूप में, तो वो फिर संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी। विधायिका का मतलब जो नियम कायदे कानून, आप इसका अगर डिफरेंस समझें, जैसे अभी क्या है संविधान, जैसे अभी क्या है कि फैसले वगैरह न्यायपालिका सुनाती है, ठीक है, जो संविधान से रिलेटेड बातें होती वो न्यायपालिका के मतलब कार्य क्षेत्र में रहती हैं। और कौन से नियम बनने हैं, कौन सी योजनाएं बननी है, क्या पैसे देने हैं, क्या करना है, वो सब काम कौन होता है? तो संसद में होता है। तो ये डिफरेंस समझो कि उस समय ये दोनों ही काम कर रही थी, संविधान सभा का भी काम कर रही थी और विधायिका का मतलब संसद का भी काम कर रही थी, दोनों काम, ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो क्या वाकई में ये बात सही है कि जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो राजेंद्र प्रसाद और जब विधायिका तो जीवी मावलंकर, तो ये दोनों बातें सत्य हैं। और आपको इन दोनों चीज़ों को समझना है। इससे 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहली बात तो ये अध्यक्ष के बारे में 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। दूसरी बात, जो 2 ये काम संविधान सभा कर रही उसके बारे में आपको क्लियर हो गया। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। आई होप की चीज़ें सही से समझ में आ गई या मैं समझाने में सक्षम रही, मैं आपको समझा पाई। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर आंसर बताना है ना। तो ऐसे ये हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जब हम इनको रिवाइज नहीं करते तो फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए गलत हो जाते हैं। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र कहा था, जबकि K.M. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा था। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ये जिसने भी टिक लगाया होगा ये है गलत, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, ये कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें संशोधन किया जा सकता है संविधान की उद्देशिका। थर्ड, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। फोर्थ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो नीचे दिए गए कूट से सत्य कथनों का चुनाव करना है। क्या ऐसा है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो क्या आपका 22 जनवरी 1947 को ही स्वीकार किया गया था? ये आपको यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखना है। देखो, आपने सुना होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता, न्याय योग्य नहीं है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड और आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो और सारे फैक्ट आप अच्छे से पढ़ लेना और तैयार भी कर लेना, ठीक है। ये जो शब्द जोड़ेंगे, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान करके पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और हरियाणा। 4 ऑप्शन है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले टेस्ट सीरीज में देखा ही है। आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सबसे पहले किसका गठन होता है? नागालैंड का, ठीक है। बाद में इसके बाद अगर देखें, सबसे पहले नागालैंड का होता है, फिर आपका होता है हरियाणा का, फिर होता है आपका मणिपुर और मिजोरम। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर निकल आता है सही। हम बढ़ते हैं आगे, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी देखते चलो। अब हम इसके आगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन एक ही पेज में है, तो पहले मैं आपको फटाफट से पूरा दिखा देती हूँ। ये रहा आपका 12 नंबर, फिर 13 एंड 14, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का कह रहे हैं। अभिकथन ए, राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारणांक, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो अब हमें बताना कि कथन कारण दोनों सत्य हैं क्या, और दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्या। क्योंकि ये ऑप्शन इस तरीके से देते हैं ना कि ए तथा आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्या व्याख्या करता है वाकई में? संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा यानी कि प्रदान की जाएगी। ये बात वहाँ पर कही गई है आर्टिकल 21 का में, ठीक है। दूसरी बात,
ना कि 6 से 15 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इन्होंने जो ये 6 से 14 है उसको इन्होंने वो कर दिया, मतलब गलत कर दिया एक तरीके से। तो अगर बात करें तो ए तो गलत है हमारा, बट आर सही है, ठीक है। ए गलत है कथन, पर आर सही है, कारण आर सही है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये अनुच्छेद है और ये उसके प्रावधान है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से गारंटी देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यापार बलाश्रम पर रोक, ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। तो क्या 24 के तहत ये है। एंड अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक देखो 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन 21 का अगर यहाँ पर होता तो आपको अनिवार्य शिक्षा इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, वो वाला। तो थोड़ा सा इसका जो मतलब है ये बदल जाता। यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 24 को पहले ध्यान से पढ़ो। 24 में मानव दुर्व्यापार बलाश्रम एवं रोक, बलाश्रम पर रोक। तो अगर बात करें तो 24 जो है वो कारखाने आदि में बालिकों के नियोजन पर निषेध अर्थात बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात करता है। जबकि मानव दुर्व्यापार बलाश्रम जो है बेगार है, यानी बिना किसी मेहनताना के कोई काम जैसे करा लेते। जैसे पहले क्या करते थे, बड़े बड़े साहू ठेकेदार होते थे तो गरीबों से काम करा लेते थे। इच्छा होती थी तो कुछ पैसा देते थे, नहीं इच्छा होती थी तो उन्हें भगा देते थे, या बोलते थे कि मेरे घर का ये काम कर दो, और बिना पैसे के भी, है ना। जिन्हें लोग कहते हैं इनकी निम्न जाति में जो लोग शेड्यूल कास्ट में डिस्क्राइब हैं, उनसे पहले ऐसा होता था, करा लिया जाता था। तो इसीलिए इसको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया। तो वो 23 में बात कही गई है, ना कि 24 में। यही यहाँ पर गलत सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? ध्यान रखना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। निम्न में से सही कूट हमें बताना है। तो आप अच्छे से पहले ध्यान करो, क्या इनमें से कितने ऑप्शन आपके सही है। भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी को प्राप्त है, जबकि कुछ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15 धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान, लिंग के आधार पर हम लोग भेद नहीं करेंगे। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो देखो 15, 16, 19, 29, अच्छा ऐसे ध्यान करो, 19, 29, 30, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ये इतने कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, ठीक है। ये 4 बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसके बाद में आपका अल्पसंख्यकों को शिक्षा अधिकार, ये सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। एंड 4 अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो भी कथन सत्य है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान करो पहले कौन कौन से सही हैं। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि चारों ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। ये संविधान के अनुच्छेद हैं और ये विषय हैं। अनुच्छेद 40 न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 44 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A ग्राम पंचायत का गठन, या अनुच्छेद 50 समान नागरिक संहिता। हमें इनको इससे मिलान करना है, ठीक है। तो वैसे तो ये सब सारे सही सुमेलित नहीं हैं, इनको पहले खुद सुमेलित करना होगा, इसके बाद में हम इनको मतलब वो करेंगे, इसका कूट से आंसर निकालेंगे। ये कूट दिया रहता है ना, देखो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण आपका 50 के आर्टिकल 50 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 50 के अंतर्गत। 44 पर पता है आपको कि समान नागरिक संहिता, UCC जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब B का 3 और D का 1, देखो D1 ये है और हाँ D1 और B4, ठीक है। तो D1 और B4, अब आपको B ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका सही आंसर है। A3 ग्राम पंचायत का गठन 40 के अंतर्गत है, ठीक है। एंड 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, हमारा B ऑप्शन यहाँ पर सही निकल आया। अगर हमें 2 भी याद थे और दोनों से ही आंसर निकल आया, अगर नहीं याद होते तो फिर थोड़ी शायद प्रॉब्लम होती, वैसे बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की है जो बैंक में है, उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो जो केटी शाह हैं, ठीक है, केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की थी जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने ये वाले क्वेश्चन को देख लिया है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो हमने 14 नंबर तक क्वेश्चन देख लिया था, 15 से आप देख लो, पहले इनको देख लो, इसके बाद में हम हिंदी ट्रांसलेशन को देखते हैं, क्योंकि उसी से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अस्पृश्यता निषेध या प्रसूति सहायता का उपबंध। आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अस्पृश्यता का अंत आपका आर्टिकल 17 में दिया है, ना कि नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। आर्टिकल 17 जो पढ़ते हैं वहाँ पर दिया गया है, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो कि मौलिक अधिकार है, ना कि आपका नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए थे। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो क्या ऐसा किया गया था? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बहुत आराम से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, ये बताना है। ध्यान ये देना, ये यहाँ पर उन्होंने 1978 लगा रखा, 1978 नहीं हुआ, 1976 में जोड़े गए थे। संविधान संशोधन 42वां ये था, लेकिन 1976 में जोड़े, तो फिर सेकंड ऑप्शन गलत, फर्स्ट हमारा सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे मूल कर्तव्य, ठीक है, कि मूल कर्तव्य के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है। सेकंड, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। थर्ड, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। तो अब आपको इसमें बताना है कि कितने ऑप्शन सही हैं। आप पहले चेक करो, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपने कहीं ना कहीं खूब रट्टा मारे ही होंगे, याद किए होंगे, है ना। तो क्या इसमें क्या ऑप्शन सही है आपका? फिलहाल तो आपका थर्ड तो बिल्कुल सही है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। थर्ड से मतलब ये सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सेकंड, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्यों? क्योंकि जब कोई अपना कर्तव्य समझेगा तभी तो उसे अधिकार भी मिलेंगे ना। बहुत सारे लोग कर्तव्य अधिकार तो मांगते पर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो सेकंड भी सही है। तो फिर फर्स्ट क्या हुआ? तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। ऐसे वर्डिक्ट पूछे जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफ़ी विवादित रहे या काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। संघवाद का हुआ या कोई लोग मामला हुआ या और भी हुआ, बेरोजगारी केस हुआ, है ना, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पूछे ही जाते हैं। ऑप्शन 4 है, आप पढ़ लो ऑप्शन को। हम अगर बात करें कि ऐसा किस में बोला गया था, आपको लग सकता है केशवानंद भारती, क्योंकि बहुत फेमस ये भी है, ये भी है, हैं तीनों, पर ये कुछ ज़्यादा ही है, आपको ये लग सकता है, बट ध्यान से पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई। क्या हो जाएगा आपका? बी, मिनर्वा मिल्स। आगे बढ़ेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, चलो। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से 57वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है। इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। सेकंड, इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, ठीक है, 11B जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, तो कूट दिया गया है। हमें बताना है कि क्या इन दोनों जो कथन कह रहे हैं ये दोनों सत्य हैं। तो 57वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो आपका 2011 में किया गया था, ये ध्यान रखना। और इसके द्वारा जो सहकारी समितियां होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस हिसाब से देखें दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। 9B भी जोड़ा गया, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं 2 सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये संविधान के भाग है, ये संबंधित विषय है। भाग 4 का भाग 16, भाग 20, भाग 11, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान करो कि क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रिब्यूनल्स आपको याद ही होगा किस में है ना। संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन आई होप कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको याद नहीं होगा।
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। संविधान संशोधन आपका किस में पाया जाता है, हमेशा याद रखना, संविधान संशोधन जो है ये आपका भाग 20 में और आर्टिकल 368 में, ठीक है। तो C1, अब देखो C1 इसमें एक ही जगह पर दिया गया है, ठीक है, एक ही कूट में है। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर तो ऐसा सुमेलित किया गया कि एक चीज़ भी आती हो तो आपको याद हो, मतलब आप आंसर निकाल ले जाओगे, है ना। भाग जो ये है 11 आपका संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है। ये भाग 4 का है, ये आपका हो जाएगा ट्रिब्यूनल्स, क्या हो जाएगा, जिसे अधिकरण बोलते हैं, ट्रिब्यूनल्स। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन मैंने इसे मिला दिया। आगे बढ़ते हैं फटाक से। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, ध्यान रखना। मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, कृषि एवं पशुपालन का गठन। मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का जो प्रतिषेध है ये आपका नीति निर्देशक तत्व तो नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक का समय लिया। प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई। अब इसमें कोई एक चीज़ सत्य नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएंगे, जो इन्होंने कह दिया ना कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह का समय लगाया, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाता है। पहली बात ये तो सही है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ये तो आपका सही है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। इस समिति में अध्यक्ष को लेकर कुल 7 सदस्य थे। इस समिति ने प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया था। यहाँ पर जो है कि 6 माह से अधिक का नहीं, बस यही वर्ड गलत कर दिए, 6 माह से कम का समय लिया था, ठीक है, कम का समय लिया था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ 23 से अब आगे देखना होगा, तो पहले आप ये इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये 26 तक इस तरफ है और 27, 28, 29 एंड 30 आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया था। ये सारे नाम आपने कहीं न कहीं पढ़े हुए हैं। तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी थे, जबकि इससे पूर्व संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो कौन हो जाएंगे, एस.सी. मुखर्जी, लेकिन इन्होंने स्थायी उपाध्यक्ष कहा है, ध्यान रखना ये चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया, जिसका अभिप्राय है भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आपको पता ही होगा कि भारत में क्या मतलब सिचुएशन है, क्या इस तरीके से भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है ही नहीं, ये तो अमेरिका में हुआ है। अब भारत में राज्यों से मिलके ही पूरा भारत बना है, तो वो ही बात है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की का अधिकार भी नहीं है और कोई समझौते का परिणाम ही नहीं है, ये सब मिल के बनाया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल सेकंड, फर्स्ट हमारा अपने आप में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये ध्यान रखना। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटित न होना या बहुमत वाले दल की सत्ता। तो यहाँ पर ये नहीं बताना कि भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है क्या, यहाँ बताना कि इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का क्या नाम है, निचले सदन का विघटन, जबकि उच्च सदन का विघटन ना होना। मतलब जो अपनी राज्यसभा होती है उसका कहाँ विघटन होता है, जो कह रहे हैं निचले सदन का विघटित ना होना, गलत है। लोकसभा जो है वो तो विघटित हो जाती है ना, राज्यसभा नहीं विघटित होती है। और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, ऐसा, ठीक है, होते तो दोनों ठीक ही हैं पर बोला जाता है। तो ये सी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है एंड भारत का समाज बहुधर्मवादी है। ये बात तो सत्य है कि बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से ध्यान से देखो, ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कोट हमारा सत्य हो जाएगा। तो फिर ए ऑप्शन हमारा यहाँ सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है।
देखिए कह रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है। तो धर्म की बात हो रही है यहाँ। आर्टिकल आपको ध्यान से देखना है, मे बी कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, आप पहले देखो वीडियो को, फिर बताओ। संविधान के अनुच्छेद 27 द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है। तो 27 हो जाएगा। आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा? 27 यानी कि डी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लो। फिलहाल जब कहते नहीं है कि किसी का जोर नहीं चलता तो फिर कुछ भी कह के बात को मतलब कुछ ना कुछ खंडित करने की कोशिश करता है। भारतीय संविधान के बहुत से तत्व 1935 से ये बात सत्य है, लेकिन 1935 भी तो भारत का ही नियम था ना। तो 1935 अधिनियम से यह तो सीधे लिए गए या संशोधित रूप में, इसी कारण एन श्रीनिवासन ने कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हम वही चीज़ ले रहे हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस है, तो उसमें थोड़ा सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता। तो इनमें से कितने ऑप्शन हैं जो आपको लग रहा है कि सही है? ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका तो आपका एकात्मक हो जाए, स्वतंत्र न्यायपालिका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो एक फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, वैसे उपरोक्त सभी भी होना चाहिए था, बट सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था कह रहे हैं। ठीक है, एंड आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इसमें सूचीबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन क्या 4थी में है? सूचीबद्ध भाषाएं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो की गई? तो संविधान की जो 4थी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, सूचीबद्ध भाषाएं तो आपकी दूसरी में है। जनजातीय क्षेत्रों का भी तो 5 और 6 आपकी लगातार हैं। ठीक है, प्रशासन अलग है और कुछ चीज़ें उनकी अलग है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण तो ये आपका अलग है। ठीक है, चलो अब हमें 31 से देखना है। हमने 30 तक क्वेश्चन या 30 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। तो ये आपका 31 से 33 एंड ये आपका 34, 35, ठीक है, 36, 37, 38। ओके, कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, ये विषय हैं और ये अनुच्छेद है। व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास, समान कार्य हेतु समान वेतन, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाना। तो ये हमें यहाँ पर आर्टिकल दिए गए, अनुच्छेद दिए गए, इनको हमको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, आई होप कि जो आपको अगर इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर यही आपको याद हो तो आप इसका आंसर सही से बता सकते हैं। ठीक है, अगर देखें समान कार्य हेतु समान वेतन तो क्या है आपका ये 39 घ। ठीक है, क्या बोलेंगे? 39 घ। अगर ये देखो कि व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने का प्रयास, कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास, तो ये आपका क्या हो जाएगा 41। ए हो जाएगा 41, बी हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब आर्टिकल 41। ठीक है, तो अगर ऐसे मिलान करोगे तो ये देखो A2 2 में है, B1 भी इसी में है, लेकिन C3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सोच लेंगे D4, तो ये सही सुमेलित है। D का 4 से ही सही सुमेलित है और C का 3 से। ठीक है, केवल 2 और मतलब A और B को मिलान करना था। आई होप आपको यहाँ पर आंसर पता चल गया। A2, B1, C3 और D4। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल तथा श्रीलंका में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की गई। आपको देशों के नाम भी याद रखना कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब ये नेपाल और श्रीलंका भी हैं क्या, ये जरूर ध्यान देना। ठीक है, 32 का जो मतलब कह रहे हैं तो उनको भी क्या नागरिकता प्रदान की गई क्या, ये ध्यान रखना है। तो देखो, नागरिकता संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हो गया था। ठीक है, देशों की बात करें कि कौन कौन से देश जो अल्पसंख्यक है जिनका उत्पीड़न हुआ तो उन्हें लाया जाए, मतलब आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसमें जो ये श्रीलंका और ये दे दिया है ना, ये आपका गलत है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा केवल यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए मतलब 1, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये गलत है, जो देशों के बारे में लिया ये इसलिए गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है, ठीक है, मूल अधिकारों की नहीं है। मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले भी हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। सभी मूल अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। तो इसमें से सोच सकते हैं कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये असीमित तो नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनमें मतलब युक्तियुक्त प्रबंधन है, सीमा तो लगी ही हुई है। जो यहाँ पर सही नहीं है वो आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और कुछ सभी व्यक्तियों के लिए है। इन्होंने कहा कि सभी मूल अधिकार सभी नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यानी कि 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा आंसर डी सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली में महिला आरक्षण की व्यवस्था करता है। सी, यह संशोधन अधिनियम 2029 में लागू होगा। एंड डी, राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दी। तो अब अगर 29 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी तो लागू हो जाना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि ये 2029 में लागू होगा, तो ये भी कंट्रोडिक्शन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इन्होंने कौन सा कथन गलत है ये पूछा है, तो हो सकता है कि ये दोनों सही हो सकता है कि ये दोनों सही हो सकता है इसमें कोई गलत हो। पहले हम इनको देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में तो दिखना ही पड़ेगा। 106वां संविधान संशोधन जो है ये तो पता है कि संसद द्वारा किया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम आपने खूब सुना होगा, ठीक है, करंट में खूब चर्चा में रहा काफ़ी दिनों तक। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से प्रसिद्ध इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यों की विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की गई, जो 2029 से मतलब 2029 से ही लागू होगा। संविधान संशोधन तो अभी हुआ है, मंजूरी भी मिल गई, लेकिन 2029 से ही लागू होगा। आरक्षण की व्यवस्था राज्यसभा में लागू नहीं है। यहाँ कहा इन्होंने, ध्यान देना कि यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली में, तो ये राज्यसभा जो कह दिया ना ये गलत है। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। तो फिर अब राज्यसभा कह दिए, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो गया। ये दोनों सही हैं, मुझे लग रहा था कि इनमें गलत होना चाहिए कोई एक, पर हाँ, संशोधन 2029 से ही लागू होगा और राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दी है, ठीक है, मंजूरी दे दी है पर लागू होगा उसमें। तो इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से क्लियर कर लो। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया है। अब देखो ये चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। 39A, 43A, 48A एंड 38A, ये मतलब संशोधन करके ऐड किए जाते हैं ना, तो वही ये कह रहे हैं। तो फिलहाल आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो 38A आपका, यानी कि 38A जो है कह रहे हैं 38A आपका नहीं, ये अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया। अच्छा, ये 38 इसमें नहीं जोड़ा गया तो फिर कब जोड़ा गया होगा, ठीक है। ये जो कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशक तत्वों की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए जो निम्न हैं। 39, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। 39A, समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, जो अभी हमने उसमें देखा था क्वेश्चन में, ठीक है, सहायता प्रदान करना। 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और अनुच्छेद 48A, पर्यावरण मतलब रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करना। तो ये चीज़ें इतनी हैं जो कि आपका 38A इसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी ध्यान देना। कानून के समक्ष समता, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, उपाधियों का अंत, समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी हमने कहीं ना कहीं इस वाली लाइन को पढ़ा है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आते तो इतना याद है, कानून के समक्ष समता, ये तो तीनों ही आपके क्या नाम से कि मौलिक अधिकार हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में थोड़ा सा ध्यान देना, कन्फ्यूज मत होना। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, आयकर अदा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना। कह रहे इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक है।
तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या आपकी 11 है, जिसमें देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना आदि तो शामिल है, लेकिन जो आयकर है ना वो मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, उपरोक्त में से कौन सा से संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में बताना है कि कौन कौन से आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। समान नागरिक संहिता ये तो आपने सुना ही है कहीं ना कहीं, है ना। अगर बात करें यहाँ पर तो देखो, पहली बात तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से बोलते हैं ना, जबकि अन्य का संबंध जो है वो संविधान के भाग 4 से नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें 39 से देखना है, तो ये आप पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका 42 से भी देख लो, फिर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। सॉरी हिंदी। ठीक है, ये 46। ओके, नहीं करना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कह रहे हैं, अभी कथन है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। कारण आर, संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है, राज्य के अस्तित्व को। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन कारण सत्य है हमारे। ठीक है, ये आपने कथन और ये आपका कारण पढ़ लिया है, तो इसमें से कौन सा मतलब हमारा कथन कारण सही होगा। भारतीय संविधान को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, तो इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य संघ सरकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इस चीज़ को ध्यान देना, इन्होंने इस तरीके से कह जरूर दिया कि संविधान द्वारा राज्यों के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है, भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, लेकिन उसकी डिटेल चीज़ पढ़ लेना कि क्यों कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये सूची फर्स्ट में नाम दिए गए हैं और ये आपको मिलान करना है। राष्ट्रगान, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज और प्रारूप समिति। ठीक है, तो कौन सी चीज़ को कब मतलब अपनाया गया था या उसकी डेट क्या है वो आपको यहाँ पर मिलान करके बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान जो कह रहे हैं वो आपका हो जाएगा 24 जनवरी, सिंपल है, 24 जनवरी 1950 को। अगर बात करें यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को है ना, 22 जुलाई 1947 को। बात करें ये जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये सरदार पटेल आपका सही है, और प्रारूप समिति तो डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का, वो हमारा ए ऑप्शन सही होकर मतलब सही निकल रहा है। ठीक है, कोड हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को, ये 4 हमारे केस दिए गए, वर्डिक्ट दिए गए, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला या शंकरी प्रसाद मामला। हमें इसका आंसर बताना है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में 1967 में कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है, ना ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोलकनाथ मामला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि केशवानंद भारती मामला जो 1973 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने में व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का दिया। उपरोक्त में से कौन सा से कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है, केशवानंद भारती वाद आपका 1973 में ही हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया था। देखो, अभी हमने गोलकनाथ का मामला पढ़ा ना, उसमें क्या दिया कि किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, बताया था ना उन्होंने। और अभी इसमें क्या है कि उसी चीज़ को इन्होंने पलट दिया था। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का दिया, इसी में दिया था, ये तो सत्य है। और सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है, ये इसमें बताया। और पहले गोलकनाथ मामले में बोला था कि ऐसा संसद नहीं कर सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्न में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
सही कूट दिया गया, हमें बताना कितने ऑप्शन सत्य हैं। फिलहाल यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है। कानून के समक्ष समानता सोवियत संविधान का प्रभाव है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, या इनमें से कोई नहीं है। कानून के समक्ष समानता ये कहाँ से है? तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का विचार आपका ब्रिटिश सामान्य विधि से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को जो है वो अमेरिका के संविधान से। तो देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, दोनों चीज़ें इसमें इन्होंने क्लियर कर दी हैं और अच्छे से बताया। तो ब्रिटिश सामान्य विधि की देन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? ये देखो, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। ये कह रहे हैं कि इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की है, आर्थिक स्वतंत्रता आपके वहाँ पर नहीं दी गई है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब यहाँ पर आपके 4 संविधान संशोधन दिए गए हैं। 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत 43B जोड़ा गया, और जिसके अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन या मतलब वही इनके गठन के बारे में प्रबंध को बढ़ावा देंगे। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका 97वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित मूलाधिकारों में से कौन सा से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? बलाश्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, या अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन है जो दोनों को प्राप्त है? दोनों को मतलब विदेशियों और नागरिकों को। ठीक है, हमें बताना है। अल्पसंख्यकों को यानी ऑप्शन ए आपका प्राप्त है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी आप प्राप्त है। तो किसको? तो विदेशियों नागरिकों दोनों को। तो अब इस तरीके से हमारा आंसर क्या है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो 47 का आपका ए ऑप्शन सत्य है, फर्स्ट और सेकंड। ये अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार केवल हमारे उनको विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वां, मेघालय राज्य की स्थापना 28वां, नगर निगम नगर पालिका 73वां संविधान संशोधन। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखें, सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां सही है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन आपका 61वां तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 61वां किसी और चीज़ से संबंधित है। ये आपका 89वां 89वां से संबंधित है। ठीक है। मेघालय राज्य की स्थापना जो कह रहे हैं कि 28, तो ये आपका 22 से संबंधित है। 22वां संविधान संशोधन हुआ, 28वां नहीं हुआ था। और नगर निगम नगर पालिका की बात करें तो 73वां वैसे ही अपने आप में गलत है, आपको पता ही है। इसका हो जाएगा 74वां। तो सही कौन सा सुमेलित है? तो केवल एक आपका ए सही है, बाकी ये चीज़ें गलत थी। ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे बढ़ें। कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना। ये प्रावधान है और ये स्रोत है या देश है, मतलब किस देश से लिया गया या कौन सा स्रोत है उसका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया, संसद की संयुक्त बैठक, जापान, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, आयरलैंड, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, सोवियत संघ। अब हमको इनको पहले मिलान करना है, फिर कूट से हमें आंसर बताना है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपके ऑस्ट्रेलिया से सही है। ये जो कह रहे हैं संसद की संयुक्त बैठक, ये आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कभी भी कहीं भी है तो ये जापान से रहेगी। ठीक है। संसद की जो संयुक्त बैठक हो जाएगी, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी। और प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है वो सोवियत संघ से है। कहाँ से है? तो सोवियत संघ से है। और राष्ट्रपति तो अब आपका एक ही बचा। ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ए ऑप्शन A2 B1 C3 D4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है इसमें से कौन सा। न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्रवाई द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ये चीज़ें दी गई हैं। तो आप पहले अच्छे से देखो, दोहरे दंड का अर्थ है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है।